नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है घर की लक्ष्मी। अरे पापा जी, आप कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी आपने। बाहर इतनी तेज लू चल रही है, आपको लग गई तो? आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं सासू माँ को क्या जवाब दूंगी? मैंने वादा किया था उनसे कि उनके बाद मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अरे बेटा, उस जज साहिबा का नाम मत लो, वरना सपने में भी मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डांटते हुए बोलेगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना चिल्लाती धूप में बाहर कदम रखने की। कहकर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। अच्छा पापा जी, अब आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। और नैना रसोई में अपने ससुर जी के लिए लस्सी बनाने चली गई। नैना लस्सी बनाते बनाते अपने सास ससुर की बीती बातों में खो गई कि कैसे सासू माँ और ससुर जी के पूरे दिन नोक झोंक चलती रहती थी। ससुर जी मम्मी जी को जज साहिबा कहकर पुकारते थे। वह सोच रही थी कि जब वह घर में नई नई आई थी तो एक दिन हुआ कुछ यूं। अरे जज साहिबा, कहाँ हैं आप? ससुर अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोले। आ रही हूँ जी। सासू माँ रसोई में अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए निकली। मैं कह रहा हूँ जज साहिबा कि समधी जी का फोन आया है कि कल वह लोग नैना को पग फेरे के लिए बुलाने आ रहे हैं। और आपसे क्या कहा मैंने? कहा ठीक है, आ जाइए। आप बिना कुछ भी सोचते समझते नहीं हैं। बताइए, वह लोग क्यों परेशान हो आकर? अभी तो उसकी शादी की थकान भी नहीं उतरी होगी और फिर यहाँ आकर परेशान हो जाएंगे। आप उनसे फोन करके कह दीजिए कि सौरभ जाकर छोड़ आएगा। अंजलि की सासू माँ ससुर जी के ऊपर बड़बड़ाते हुए बोली। सॉरी, गलती हो गई जज साहिबा जी। अब आपकी जैसी इतनी तेज बुद्धि भला बताइए हम कहाँ से लाएं? राजीव जी वही खड़े खड़े अपने कान पकड़ते हुए बोले। नैना तो कमरे की खिड़की से यह दृश्य देखकर खड़ी खड़ी मन ही मन मुस्कुरा उठी। जब से वह इस घर में शादी करके आई है, सास का मृदुल व्यवहार और ससुर जी का मजाकिया व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगता। शुरू शुरू में तो पापा जी का मम्मी जी को जज साहिबा कहना समझ में नहीं आया, लेकिन पापा जी ने ही एक दिन बताया। नैना बेटा, तुम सोचती होंगी कि मैं तुम्हारी सास को जज साहिबा क्यों पुकारता हूँ? जी पापा जी, क्यों कहते हैं? अरे बेटा, जब से इस घर में यह शादी करके आई हैं, तब से इन्हीं का हुक्म चलता है। तो हुई ना यह जज साहिबा। ससुर जी सफाई देते हुए बोले। आप भी सुधरेंगे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इनको सिर्फ बातें बनाना आता है। सासू माँ बोली। नैना देखते हैं अक्सर उन दोनों के बीच में नैना देखती है अक्सर उन दोनों के बीच में हल्की फुल्की नोक झोंक होती रहती है। और मम्मी जी तो सचमुच ममता की मूरत। एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि वह इस घर में नई नई आई है। वह अक्सर सोचती कि सब लोग कितना उसको डराते थे कि ससुराल गेंदा फूल होती है, ससुर अक्कड़ होते हैं, सास मुंह फुलाने वाली और पति बात बात पर हुक्म चलाने वाला। लेकिन यहाँ तो उन बातों जैसा कुछ भी नहीं है। पापा जी तो ससुर होकर भी उसके साथ बच्चों के जैसा व्यवहार करते हैं। दुकान जाने से पहले पूछते हैं कि शाम को बेटा तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? और मम्मी जी हर सामान उसकी पसंद का ही पूछ पूछ कर बनाती हैं। नैना के कोई भाई नहीं था, वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मम्मी जी और पापा जी ने शादी के लिए हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाई। उसके मम्मी पापा को कहीं से भी हतोत्साहित नहीं होने दिया। समधी समधन जी, आप लोग किसी भी बात से परेशान मत होइएगा। अब आपका सम्मान मेरा सम्मान है। सासू माँ मुस्कुराते हुए उसके मम्मी पापा से बोली।
और उनके इस व्यवहार ने तो उसके सभी मायके वालों के दिल में एक खूबसूरत स्थान बना लिया। सासू माँ कितना भी पापा जी के ऊपर गुस्सा कर ले, लेकिन पापा जी तो बस मुस्कुराकर ऐसी हरकत करते कि सासू माँ के साथ साथ उसकी भी हंसी छूट जाती। बहू, तुम भी क्या सोचती होंगी कि कैसे हैं पापा जी? लेकिन बेटा, अब बुढ़ापा तो इन्हें जज साहिबा के ही सहारे काटना है। अगर यह नाराज हो गई तो एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। और हम तो भाई शुरू से ही इनकी चाय के दीवाने जो ठहरे, और फिर बुढ़ापे में दूसरी मिलेगी भी नहीं। ससुर जी ने इतने भोलेपन से कहा कि नैना भूल ही गई कि वह ससुराल में है और खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप भी ना हर बात में मजाक, अब सुधर भी जाइए, दो दो बहू वाले बन गए हैं। सासू माँ शर्माते हुए बोली, जज साहिबा, हम ना सुधरे थे और ना सुधरेंगे। बस एक कप बढ़िया सी मसालेदार चाय पिला दीजिए तो मजा आ जाए। और ससुर जी मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में चले गए थे। बस आपको तो चाय पीने का बहाना चाहिए। और सासू माँ भी मुस्कुराते हुए चाय बनाने चल दी, क्योंकि अभी नैना की पहली रसोई की पूजा नहीं हुई थी। तो सासू माँ उसे रसोई का कोई काम यह कहकर नहीं करवाती कि बेटा अभी 2-4 दिन आराम कर लो। एक बार रसोई की जिम्मेदारी कंधों पर पड़ी तो फिर तो जीवन भर रसोई ही दिखाई पड़ती है। नैना अपने पति सौरभ से बोली, मुझको मम्मी पापा दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। एक ममता की मूरत तो दूसरा हंसमुख और बेहद मिलनसार। नैना, यही तो मेरे मम्मी पापा के स्वभाव की खूबी है। और पति पत्नियों की तरह उनमें भी झगड़े होते हैं, लेकिन अगले ही पल पापा मुस्कुराकर सब समाप्त कर देते हैं। इसलिए तुमने देखा ना कि इस घर का माहौल कितना हल्का फुल्का रहता है। सचमुच सौरभ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्यारा ससुराल मिला। शाम को सासू माँ ने खाना बनाया, सभी खाने के लिए मेज पर बैठे तो पापा जी मम्मी जी को छेड़ते हुए बोले, खाना तो बस मेरी माँ ही अच्छा बनाती थी, इतना अच्छा कि उंगलियां चाटते रह जाओ। ससुर जी की बात सुनकर सासू माँ चढ़ते हुए बोली, पता नहीं कब आपकी माँ ने अच्छा खाना बना दिया। जब से मैं ब्याह कर आई हूँ, चौका में कदम भी नहीं रखती थी माँ जी। सारा दिन बस अपनी ही पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। मैंने तो कभी नहीं खाया इतने सालों में उनके हाथ का खाना। असल में पापा जी खाने पीने के बड़े शौकीन थे। घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो बहुत लाड प्यार से पाला था उनकी माँ ने उनको। आज उनको गए हुए कई बरस हो गए, पर पापा जी के जहन में अपनी माँ के हाथ का खाना जैसे रच बस गया था। मम्मी जी की बनाई हुई दाल को देखकर पापा जी बोले, दाल तो बस अम्मा ही बनाती थी चूल्हे पर, और वह भी पतीले में धीमी धीमी आंच में पकी हुई। वह सौंधी सौंधी सी खुशबू से सरोबार। भला इस प्रकार की कोई दाल बनती है? कुकर में सीटी लगा दो, रबड़ी बन जाती है। और रोटी, रोटी तो अम्मा बनाती थी चूल्हे पर। गरम गरम रोटी अम्मा के हाथ की खाकर मजा ही आ जाता था। हाँ जानती हूँ, अम्मा सुबह सुबह जल्दी जो भी कच्चा पक्का बनाकर दे देती होगी, वही आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपको सुबह सुबह स्कूल जाने की जल्दी होती थी। तो आधी कच्ची आधी पक्की सब्जियां ही आपको भाती हैं। तो आपको मेरे हाथों का बनाया हुआ रुचिकर भोजन कहाँ से पसंद आएगा? मैं ही बेवकूफ हूँ जो यहाँ इतनी मेहनत से बनाती हूँ और उसमें भी हजार कमियां निकालते हैं। मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है। अब अपनी अम्मा को ही बुला कर लाओ, वही बनाएंगी आपके लिए खाना और गर्मा गर्म रोटियां। सासू माँ मुंह फुलाते हुए बोली, अरे भाग्यवान, तुम नहीं समझोगी, माँ के हाथों के खाने की बात ही अलग होती है। हाँ, तुम भी अच्छा बना लेती हो, पर माँ के जैसा नहीं। पापा जी,
मम्मी जी तो गई रसोई में। आप किसको बता रहे हो? कहते कहते दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अब पापा जी थोड़े डर गए। वह समझ गए कि आज तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब इसको कैसे मनाऊंगा? फिर भी हिम्मत करके रसोई में गए। देखा तो सासू माँ काम समेटने में लगी हुई थी। धीरे से उनके पास जाकर बोले, जानता हूँ जज साहिबा, तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरी नाराजगी बर्तनों को पटक पटक कर क्यों निकाल रही हो? अच्छा चलो, तुम बताओ मैं क्या करूं? आज बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो मेरी जज साहिबा। इतना कहते ही सासू माँ मुस्कुरा दी। अच्छा, एक बात और कहूँ? कहो, क्या कहना है? जब तुम गुस्से में होती हो तो और भी चटपटी और नमकीन लगती हो। ससुर जी फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए बोले तो सासू माँ जी शर्मा गई। फिर बोली, यह आपस का प्यार और नोक जोक ही तो है जो हमारे रिश्ते को जीवंत रखता है और रिश्तों में जीवन भर मिठास बनी रहती है। लेकिन मम्मी जी के जाने के बाद से पापा जी थोड़े चिड़चिड़े से हो गए थे, या यूं कहें कि उन्हें अब अकेलापन काटने को दौड़ने लगा था। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। पहले कितना हंसी खिलखिलाहट की आवाजें गूंजती थी इस घर में। काश पिछली दिवाली पर बड़े भैया भाभी इस घर में नहीं आते तो सासू माँ हमारे साथ होती। राजीव जी और कंचन जी का बड़ा बेटा बहू दूसरे शहर में रहते थे। शादी के कुछ दिन बाद ही यह परिवार से अलग हो गया था, क्योंकि उसको अपनी सास ससुर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इस बार सासू माँ ने ही पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए उन्हें बुलाया था, क्योंकि नैना अभी घर में नई नई आई थी। बड़ी बहू ममता बड़ी ही तेज तर्रार थी। सिर्फ नाम की ही ममता थी। सासू माँ को उसने कभी अपनी सासू माँ ही नहीं माना। माँ तो बहुत दूर की बात है। सासू माँ ने उसे एक बार उसकी गलती पर डांटा क्या था, बस उसी का बदला उसने धनतेरस पर सासू माँ पर चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला और पूरे गली मोहल्ले वालों के आगे सासू माँ का तमाशा बना दिया था। सारी गली मोहल्ले के लोगों ने उनकी बात का ही विश्वास किया और सासू माँ जी की बहुत थू थू की, क्योंकि आस पड़ोस वाले तो पहले से ही राजीव और कंचन जी की खुशियों से जलते थे। सासू माँ अपना अपमान बर्दाश्त ना कर पाई और वह बीमार रहने लगी। एक दिन वह ऐसी सोई कि अगली सुबह उठ ना सकी। तब से ससुर जी हमेशा हंसमुख रहने वाले चिड़चिड़े से हो गए थे। सासू माँ को गए हुए पूरे 6 महीने बीत गए। सोचते सोचते नैना की आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद नैना अपने ससुर जी के लिए लस्सी लाई तो देखा राजीव जी अलमारी और पुरानी संदूक खोले बैठे थे। क्या हुआ पापा जी? अभी तो आए हो और अब क्या कर रहे हो? कहते हुए नैना ने अब लस्सी अपने ससुर जी के हाथों में दे दी। बहुत अच्छा लगा बेटा पीकर। तेरी सास भी हमेशा इसी तरह मुझे लस्सी पिलाती थी। कहते हुए राजीव जी की आवाज थोड़ी भारी हो गई। अच्छा बैठ यहाँ पर। संदूक में तेरी सास की साड़ियां हैं। तुझे जो अच्छी लगे ले ले। कहते हुए सुंदर बनारसी साड़ी, सिल्क की साड़ियां ससुर जी ने निकाल कर दी। सासू जी को साड़ियों का बहुत शौक था। एक से एक साड़ी उनकी अलमारी में मिलती थी। नैना ने एक साड़ी उठाई और अपने गालों से लगाकर आंखें मूंद ली। ऐसा लगा मानो सासू माँ की वही खुशबू उसमें आज भी बरकरार है। आज बैंक गया था बेटा, लोकर से तुम्हारी सासू माँ के गहने निकलवाने। यह सोने की चूड़ियां और झुमके कंचन जी ने अपने पोते पोतियों के लिए बनवाए थे, जिन पर सिर्फ तेरा अधिकार है। और यह घर के पेपर है। मेरे बाद यह घर तेरे और सौरभ दोनों के नाम कर दिया है।
बस बस पापा जी, क्या बोले जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप खुश रहो, स्वस्थ रहो। बस यही चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं। कहते हुए नैना भावुक हो गई। कुछ दिन बाद जब बड़ी बहू बेटे को पता चला कि ससुर जी ने अपनी सारी जायदाद गहने सब छोटे बहू बेटे के नाम कर दिए, तो उसके तन बदन में आग लग गई और अगले ही दिन ससुराल आ धमकी और जायदाद गहनों में अपना हिस्सा लेने के लिए ससुर जी और नैना से लड़ने लगी और सख्त लहजे में बोली, इस जायदाद और सासू माँ के गहने पर मेरा भी अधिकार है। कौन से हक की बात कर रही हो तुम बड़ी बहू? जिस सास को तुमने जीते जी मार दिया, यह तुम्हारी भी सास थी। हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि तुम कंचन जी को अपनी सास मानती भी थी। शर्म बची है तुम में, या वह भी बेचकर खा गई हो? माफ करना बहू रानी, मैं वह कैसे भूल गया कि शर्म तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। इतने में आकाश बड़ा बेटा अकड़ता हुआ बोला, पापा, यह क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम बुजुर्गों में ही तमीज नहीं, तुम बच्चों से बात करने की। पापा जी, आप इतना गुस्सा मत करिए। आप क्या, बीपी बढ़ जाएगा। नैना ने अपने ससुर जी को शांत करने की कोशिश की। नहीं बेटा, आज फैसला हो जाना चाहिए ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। हाँ ससुर जी, फैसला कीजिए और हमें हमारा आधा हिस्सा दे दीजिए। हमें भी कोई शौक नहीं आपकी शक्ल देखने का। हम दोनों भी इस घर के बड़े बेटे बहू हैं, तो हमारा भी इस जायदाद में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। अपने ससुर जी की हालत देखकर नैना अपने जेठ जेठानी से हाथ जोड़कर बोली, दीदी, अभी आप यहाँ से चली जाइए, वरना पापा जी की तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बड़ी बहू तनकते हुए बोली, तू तो यही चाहती है कि सारी दौलत तू और तेरा पति हड़प जाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इस जायदाद और गहनों में पूरा आधा हिस्सा चाहिए। और मुझे क्या लेना इस बुढ़े की तबीयत से? वह जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इतना कहकर ममता ससुर जी से उनकी अलमारी की चाबी छीनने लगी। तब ससुर जी ने इसका विरोध किया तो वह राजीव जी पर हाथ छोड़ने ही वाली थी कि नैना ने आगे बढ़कर ससुर जी की तरफ बढ़ने वाले हाथ को वहीं थाम दिया। खबरदार जेठानी जी, जो ऐसी गलती करने की सोची भी तो। अब तक मैं आपसे दीदी दीदी करके तमीज से बात कर रही थी, लेकिन अगर अब मैं अपनी पर आ गई तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगी। ससुर नहीं, पापा हैं वह मेरे, जिन्होंने जन्मदाता पिता से बढ़कर मुझे प्यार और सम्मान दिया है। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाकर एक बुजुर्ग को दौलत के लालच में मारने की कोशिश करने के जुर्म में तुम दोनों को अंदर करवा सकती हूँ। और यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे पापा इस शहर के आईजी हैं। और हाँ, आइंदा से तुम दोनों इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यह घर कोई होटल या क्लब नहीं है जहां आप दोनों बियर के नशे में झूम रहे हो। यह पापा जी और मम्मी जी का मंदिर है। नैना ने उन्हें इतना डराया कि दोनों सर झुकाए चले गए। राजीव जी के आगे बढ़कर नैना और सौरभ को गले से लगा लिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बेटा, जो हमारे इस घर को तुम जैसी लक्ष्मी मिली है। पापा जी, आप वादा कीजिए कि अब आप उदास नहीं रहोगे। हम दोनों ने तय किया है कि आप कल से अपने पुराने यार दोस्तों के साथ क्लब ज्वाइन करेंगे। बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। राजीव जी ने
अपने बड़े बेटे को अपनी जायदाद से पूरी तरह बेदखल कर दिया और खुशी खुशी अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।